हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का वरन्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 7 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 6 नंबर चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया और समाप्त किया। आज के इस वीडियो में इसी चैप्टर से हम लोग 20 to 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सोल्व करेंगे, जिसके बाद किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा और साथ ही साथ रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो मेरा यूट्यूब चैनल है वरन्या कंपटीशन एकेडमी उसको सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विथ रेफरेंस टू द फैक्टर अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद सोल्व करिए और फिर वीडियो को कंटिन्यू, ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहे। जब आप खुद से सोल्व करेंगे, मानिए गलत हो या सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप खुद से अटेम्प्ट करते हैं तो आपको याद बहुत जल्दी होगा। और ये फाउंडेशन है, एक बात समझ लीजिए, बहुत ही माने कि ये मजबूत कड़ी होने वाला है। अगर आप एक बार पूरे ज्योग्राफी को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, सारा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो फिर किसी भी तरह का कंफ्यूजन ज्योग्राफी में आगे भी आप ऑप्शनल भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है किससे रिलेटेड, तो जो वेजिटेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं उन फैक्टर से रिलेटेड। तो आपको बताना है कि कौन सा फैक्टर सही है। तो पढ़ते हैं, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। सही बात है, किसी भी एरिया में कहीं भी कोई वेजिटेशन है, उस वेजिटेशन का ग्रोथ या वेजिटेशन का टाइप वहाँ के टेम्परेचर और मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब रेनफॉल पे डिपेंड करता है। कोई दिक्कत नहीं है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। यानी कि बोल रहा है कि जो हमारा वेजिटेशन है वो स्लोप और थिकनेस ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करता है, तो करेगा ही करेगा। अगर मान लीजिए एक थिन लेयर ऑफ सॉइल है और एक थिक लेयर ऑफ सॉइल है, तो जहां थिक होगा उसका रूट्स ज्यादा डीप तक जाएगा, तो वहां का वेजिटेशन अलग हो सकता है। और दूसरा स्लोप, जैसे देखो ये माउंटेनियस रीजन है, इधर मान लीजिए इधर से सनलाइट इसमें फॉल करेगा तो यहाँ पे अलग टाइप के वेजिटेशन होंगे। यहाँ पे सनलाइट अगर मान लीजिए नहीं जाता है तो वहां पे अलग टाइप के वेजिटेशन होंगे। तो इस पर भी, स्लोप पर भी सनलाइट क्या होता है, वेजिटेशन डिपेंड करता है। यानी कि स्लोप भी क्या करता है, वेजिटेशन को अफेक्ट करता है। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा सही है। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है, द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज यूनिफॉर्म अक्रॉस सिमिलर लैटिट्यूड। बोल रहा है एक सिमिलर लैटिट्यूड पे जो वेजिटेशन का टाइप होता है वो सिमिलर होता है। यानी कि सेम लैटिट्यूड पे डिफरेंट प्लेस पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये इक्वेटर है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया है, तो क्या तीनों जगह सेम लैटिट्यूड पे सेम टाइप के वेजिटेशन देखने को मिलते हैं? तो नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो स्टेटमेंट 3 है जो हमारा क्या है, गलत है। तो इसके लिए हमारा सही जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, 1 और 2 ओनली होगा जो हमारा करेक्ट आंसर। अब देखो बात ये आता है कि सेम लैटिट्यूड पे सेम टाइप के वेजिटेशन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे केवल एक लैटिट्यूड नहीं डिसाइड करेगा या केवल सनलाइट डिसाइड नहीं करेगा कि वहां पे किस टाइप के वेजिटेशन हो। अगर मान लीजिए कि लैटिट्यूड तो सेम है, तो क्या सनलाइट भी प्रॉपर हर जगह सेम पहुंच रहा है? तो सिमिलर लैटिट्यूड है तो सिमिलर अमाउंट में लैटिट्यूड सनलाइट पहुंचेगा, ये तो ठीक है। तो क्या सिमिलर अमाउंट में सनलाइट पहुंचने से ये गारंटी हो सकता है कि वहां पे सेम अमाउंट का रेनफॉल होगा? नहीं, सेम अमाउंट के रेनफॉल नहीं हो सकते हैं। जब सेम अमाउंट में रेनफॉल नहीं होगा तो बताओ क्या वहां के सेम वेजिटेशन होंगे? नहीं होंगे। इसलिए स्टेटमेंट 3 है वो गलत था। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी जो होगा 1 और 2 जो स्टेटमेंट है क्या है, सही स्टेटमेंट। कोई दिक्कत है? देखो यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, कोई हम लोग फैक्ट रिलेटेड कहाँ पे कितना परसेंटेज फॉरेस्ट है इसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे ताकि हमारा फाउंडेशन क्या हो, मजबूत हो। नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 बोर्ड कैटेगरी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ दिस बोर्ड कैटेगरीज। देखो जो हमारा एनसीईआरटी बुक है क्लास 7 का, ये नेचुरल वेजिटेशन को कुछ डिफरेंट बोर्ड कैटेगरी में क्या किया है, डिवाइड किया है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट है,
फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के बाद क्या होगा? ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड के बाद क्या आएगा बताओ? सर्व आएगा। क्या आएंगे? सर्व या थ्रोन। ये तीन कैटेगरी में एनसीईआरटी हमें क्या किया है? डिवाइड किया है। जो टुंड्रा है ये एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। टुंड्रा क्या है? टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। तो जो हमारा इस यहाँ पे तीन नंबर जो ऑप्शन है ये गलत है। अब देखो फॉरेस्ट तो जब मान के चलो 25 या 20 सेंटीमीटर टू मोर देन 200 सेंटीमीटर या 400 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होगा तो वो उसको हम लोग उस एरिया में फॉरेस्ट होंगे। फॉरेस्ट कहने का मतलब वहां पे बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे। कहीं पे अगर जहां पे 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो रहा है तो वहां पे बहुत डेंस फॉरेस्ट होगा। जहां पे 70 to 100 होगा वहां पे कम डेंस फॉरेस्ट होगा लेकिन फॉरेस्ट होगा। ठीक, जब 20 से कम होगा तो वहां पे ग्रासलैंड होगा और जब उससे भी कम होगा तो हमें सर्व देखने को मिलेगा। यानी कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अनुसार ये तीन बोर्ड कैटेगरीज में नेचुरल वेजिटेशन को क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है। जो हमारा डी नंबर ऑप्शन टुंड्रा है ये एक टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। टुंड्रा फॉरेस्ट जो हायर लैटिट्यूड पे या हायर एल्टीट्यूड पे ये टाइप के फॉरेस्ट हमको देखने को मिलेंगे। चलो डी नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर डज नॉट टिपिकली इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन अ रीजन डायरेक्टली? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो फैक्टर है वो नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा। जल्दी बताइए कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो किसी भी रीजन का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिपेंड करता है वहां पे क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट। और क्लाइमेट डिपेंड करता है कि वहां पे टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना हो रहा है, रेनफॉल कितना हो रहा है या रेनफॉल कितना हो रहा है, और बताओ वहां पे ह्यूमिडिटी कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है। तो ये जो फैक्टर्स है क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, क्योंकि किसी भी रीजन का क्लाइमेट डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है, रेनफॉल कितना हो रहा है और ह्यूमिडिटी कितना है, तो वहां पे क्लाइमेट भी चेंज होगा। तो क्लाइमेट चेंज कर सकता है। दूसरा क्या चेंज करेगा? टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल। तो फिर क्या होगा? ये सॉइल का टाइप्स हो जाएंगे, सॉइल में फर्टिलिटी हो जाएंगे, सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं ये हो जाएंगे। फिर क्या हमको फैक्टर अफेक्ट करेंगे? तो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स, क्या? लैटिट्यूड्स। फिर क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स। तो ये जो फैक्टर हैं किसी भी एरिया के नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करेंगे। अगर ये फैक्टर चेंज होंगे तो नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज होंगे। चलो ऑप्शन देखते हैं। बोल रहा है स्लोप ऑफ लैंड, तो स्लोप ऑफ लैंड भी क्या करता है? नेचुरल वेजिटेशन के जो वेरिएशन है उसमें अफेक्ट डालता है। थिकनेस ऑफ सॉइल वो भी करता है। फिर बोल रहा है मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ये भी करता है। बोल रहा है लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड वेजिटेशन के टाइप पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। लॉन्गिट्यूड से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है लैटिट्यूड से। लैटिट्यूड हम लोगों ने किस लिए ड्रॉ किया था? लैटिट्यूड इसलिए ड्रॉ किए थे कि डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड पे जो सनलाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में, यानी कि जो सन का जो रे है वो स्लेंटिंग होते जाता है। इक्वेटर पे वर्टिकली फॉल करता है, फिर जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पुल जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाता है? डिक्रीज होते जाता है। इसलिए लैटिट्यूड एक फैक्टर है जो वहां के वेजिटेशन को इफेक्ट करेगा, लेकिन लॉन्गिट्यूड किसी भी एरिया के फैक्टर एरिया के वेजिटेशन को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी होगा वो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। कोई दिक्कत है? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? देखो जब तक हम लोग डीपली समझेंगे नहीं तो फिर ज्योग्राफी समझ में आने वाला नहीं है। आप सबसे पहले चैप्टर को जो हमने पढ़ाया है उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए और पूरा एक्सप्लेनेशन सुनिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर चैप्टर, 4 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ यू क्लाइंब द हिमालय, जब आप हिमालय पे क्लाइंब करते हैं, हिमालय के तरफ जाते हैं, तो यू विल सी, तो आप देखेंगे चेंज इन वेजिटेशन। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस आ रहे हैं फ्रॉम फुटहिल टू टॉप। यानी कि ये है हमारा हिमालय, हिमालय ये है हिमालय का फुटहिल, फिर धीरे धीरे उसका एल्टीट्यूड इंक्रीज होते जाएगा, धीरे धीरे उसका एल्टीट्यूड इंक्रीज होते जाएगा और इस एरिया में आपको मिलेगा ग्लेशियर, आइस कैप। तो जैसे जैसे आप फुटहिल से, किसी भी माउंटेन के फुटहिल से या हिमालय के फुटहिल से ऊपर उसके पीक तक जाएंगे तो नेचुरल वेजिटेशन चेंज आएंगे। तो आपको बताना है कि आप एक करेक्ट सीक्वेंस बताओ इस नेचुरल वेजिटेशन का जो आप ऑब्जर्व करेंगे। देखो तो हमारे अर्थ पे
जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं इसमें दो टाइप के चेंजेज आते हैं। एक हॉरिजेंटल चेंज आता है जिसको लैटिट्यूडनल जोन ऑफ या जोनेशन ऑफ वेजिटेशन बोलेंगे, लैटिट्यूडनल वेरिएशन आएगा, एक एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, फिर थोड़ा सा हाइट बढ़ेगा तो किस टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे, फिर अगर हाइट बढ़ते जाएगा तो हमें किस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। जल्दी आप आंसर बताइए इसका, जल्दी इसका आंसर बताइए, जल्दी आप इसका आंसर बताइए, जल्दी इसका आंसर बताइए। तो देखो, जब आप फुट हिल पे हैं, माउंटेन के फुट हिल पे हैं, यानी कि अभी माउंटेन के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। सॉरी, तो आपको यहाँ पे डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, और वो डिसिडुअस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल भी हो सकता है या टेम्परेट भी हो सकता है। क्या होगा? ट्रॉपिकल भी होगा और टेम्परेट भी हो सकता है। तो जब माउंटेन के फुट हिल पे है, फुट हिल पे है, तो वहां पे आपको किस टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे? तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे। जब आप वहां पे मिडिल लैटिट्यूड पे पहुंचते हैं, मिडिल लैटिट्यूड पे पहुंचते हैं, तो वहां पे आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। कौन सा? कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। क्या? कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा जब आप मिडिल एल्टीट्यूड पे है, मिड एल्टीट्यूड पे है। फिर आप जब ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, तो वहां पे आपको टुंड्रा फॉरेस्ट मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा? टुंड्रा फॉरेस्ट मिलेगा, और फिर आपको वहां पे आइसकैप, आगे जाएंगे तो आइसकैप देखने को मिलेगा। तो ये जो चेंजेज आ रहा है, ये चेंजेज क्यों आ रहा है? आप बताइए कि ये वेजिटेशन में जो डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन डिफरेंट एल्टीट्यूड पे हमें मिला, ये क्यों मिल रहा है? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। ये डिफरेंट टाइप के जो फॉरेस्ट हायर एल्टीट्यूड पे मिलते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग फुट हिल्स टू पीक पे पहुंच रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यानी कि जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? नीचे आते जाएगा। और जब टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो हमारा नेचुरल वेजिटेशन में भी डिफरेंस आएगा। तो बताओ सही सीक्वेंस क्या होगा? तो सबसे पहले डिसिडुअस, कॉनिफेरस और टुंड्रा। तो बी नंबर जो हमारा ऑप्शन होगा वो सही आंसर है। बी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है? सही आंसर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत बताइए। देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो आप कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आप जाइए पीछे वाला वीडियो देखिए, फिर समझ जाएंगे। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्लाइमेट किस टाइप का होता है? हॉट एंड ह्यूमिड होता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ठीक, पूरे साल हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट वहां पे आपको देखने को मिलेगा। जो टेम्परेचर होगा, ये हो गया क्लाइमेट। जो टेम्परेचर होगा, जो टेम्परेचर होगा ये लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होगा। जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होगा। टेम्परेचर कितना होगा? अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस। जो रेनफॉल है, जो रेनफॉल है ये लगभग मोर देन 200 प्लस सेंटीमीटर वहां पे रेनफॉल होगा। और ये मैक्सिमम कहां पे मिलते हैं? तो इक्वेटोरियल रीजन में मिलते हैं। कहां पे? इक्वेटोरियल रीजन, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले रीजन में इस टाइप के फॉरेस्ट यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कोई दिक्कत है? चलो ऑप्शन देखते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सही है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, यानी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आते हैं, दे ऑकर इन द रीजन नियर इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। अभी हमने बताया कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मिलते हैं। स्टेटमेंट 2 भी सही है। नेक्स्ट आते हैं, दिस रीजन रिसीव हेवी रेनफॉल। ये रीजन है जो हेवी रेनफॉल रिसीव करता है थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल हेवी रेनफॉल रिसीव करता है। यहां तक सही है। आगे पढ़ते हैं, एंड हैव अ डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन। अब देखो कितना इसी में कंट्रोवर्सी हो तुमको मिल जाएगा। यहां बोल रहा है कि यहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है पूरे साल। जब पूरे साल हेवी रेनफॉल होगा तो फिर वहां पे ड्राई सीजन कहां से आ जाएगा? ड्राई सीजन कहां से आ जाएगा? तो स्टेटमेंट 3 है वो गलत है। तो बताओ कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन जो ए है 1 एंड 2 हमारा
करेक्ट आंसर है। 1 और 2 क्या है? करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाई आर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर कॉल्ड एवरग्रीन? हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं? देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब तुम ऑप्शन पढ़ोगे और पहला ऑप्शन पढ़ो, द ट्री नेवर शेड देयर लिप्स, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और सही भी है, लेकिन नहीं है। देखो यहाँ पे जो हम लोग यही सुनते हैं कि वहां पे जो ट्री है वो अपना लिप्स शेड नहीं करते हैं, ये एक एक्सट्रीम ऑप्शन है, यानी कि वहां पे कोई लिप्स गिरता ही नहीं है, तो ये गलत है। गिरता है, लेकिन सारे ट्री एक पार्टिकुलर सीजन पे अपना लिप्स नहीं गिराते हैं, इसलिए वो एवरग्रीन है। बात समझ रहे हो? यानी कि वहां पे कोई ड्राई सीजन नहीं है, ड्राई सीजन नहीं है, यानी कि पानी का कोई भी कमी वहां पे नहीं है, सालों भर रेनफॉल होता है, बहुत ही ह्यूमिड रीजन है, बहुत ह्यूमिड रीजन है। ट्री जो है अपना लिव शेड करता है, लेकिन सारे ट्री एक साथ नहीं करते हैं, इसलिए या एक ही ट्री पूरा लिप्स को एक ही बार में शेड नहीं करता है, इसलिए वो एवरग्रीन फॉरेस्ट। आगे के स्टेटमेंट पढ़ो, द ट्री शेड देयर लिप्स ऑल एट वंस इन समर, बोला है कि समर में ये सारे अपने लिप्स क्या कर देते हैं? शेड कर देते हैं, ये गलत है। और देखो यहाँ पे पढ़ो, एज देयर इज नो ड्राई सीजन, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं है, द ट्री डू नॉट शेड देयर लिव, तो यहाँ पे जो ट्री है ये अपना लिव शेड नहीं करते हैं ऑल टुगेदर एट द सेम टाइम, यानी कि जो लिव ट्री है वो लिव शेड करते हैं, लेकिन सारे ट्री या एक ही ट्री पूरे अपने लिप्स को एक किसी भी सीजन में शेड नहीं करती है। कोई आज गिरेगा तो कोई 2 महीना बाद, कोई 3 महीना बाद, यानी कि एक पार्टिकुलर सीजन नहीं है, जिसके कारण ये जो जंगल है, ये जो फॉरेस्ट है, हमेशा एवरग्रीन दिखाई देता है। लेकिन ये बोल देना कि वहां पे जो ट्री है अपना लिव शेड ही नहीं करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन सी क्या है? सही आंसर। कोई दिक्कत है? ऑप्शन सी हमारा सही है। एक क्यों नहीं होगा? ट्री डू नॉट शेड देयर लिव, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, इस पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसलिए आप आगे के ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़े। तो स्टेटमेंट जो हमारा सी है, ऑप्शन सी है, ये क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट टिपिकली फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एनिमल है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं मिलते हैं। बताओ, मंकी मिलते हैं? मिलते हैं। एप मिलते हैं? मिलते हैं। गोरिल्ला मिलते हैं? मिलते हैं। एनाकोंडा मिलते हैं? तो मिलते हैं। एनाकोंडा के लिए कौन सा एवरग्रीन फॉरेस्ट फेमस है? अमेजॉन। अमेजॉन जो रिवर एवरग्रीन फॉरेस्ट है ब्राजील में, वो एनाकोंडा के लिए फेमस है। ये बड़े बड़े एनिमल्स को एक साथ, क्रोकोडाइल जैसे एनिमल को एक साथ में खा सकते हैं। लेकिन जो जिराफ है, ये एक ग्रासलैंड में मिलता है। कहाँ मिलते हैं? ये ग्रासलैंड में मिलते हैं, ना करके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं मिलते हैं, तो इसलिए जो ऑप्शन डी है वो क्या है? गलत है। कोई दिक्कत है? कोई गलत है? नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। अब आपको ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि सही है या गलत है। तो हम लोगों ने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को समझ लिया, अब समझते हैं ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये लगभग 20 to 25 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्लाइमेट होगा, यानी कि जो सीजनल वेरिएशन देखने को मिलेगा, एक ड्राई सीजन एग्जिस्ट करता है। ड्राई सीजन एग्जिस्ट करता है। जो यहाँ पे रेनफॉल है ये लगभग 25 to 200 सेंटीमीटर तक होता है। इसलिए हम लोग ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है मॉइस्ट ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, मॉइस्ट ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। एक होता है ड्राई ट्रॉपिकल डिसिडुअस। तो जो मॉइस्ट ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है यहाँ पे 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा, और जो ड्राई है यहाँ पे 75 to 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल देखने को।
रेनफॉल देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत है? ये इंडिया के किस पार्ट में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं मध्य प्रदेश में। और ये इस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं, जो डिसिडुअस फॉरेस्ट है, ये पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में सबसे ज्यादा मिलते हैं। और ये सबसे ज्यादा कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। सॉरी सही, ये बहुत ही यानी कि ये लेस डेंस फॉरेस्ट है कंपेयर टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत डेंस होता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप के लेयर मिलेंगे। हम लोग आगे आएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफरेंट लेयर ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। लेकिन यहाँ पे जो फॉरेस्ट है ये थोड़ा कम डेंस होता है, जहाँ पे हम लोग ट्री को काटेंगे और टिम्बर को निकाल के बाहर लेके चले जाएंगे। तो ये टिम्बर इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है। सबसे ज्यादा कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट है कौन सा? तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन पहला है दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। इसको हम लोग इंडिया में मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये सही है, सही है। आगे पढ़ते हैं। दे आर फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, सही है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सही है। सेंट्रल अमेरिका, सही है। यानी कि ऑप्शन 2 भी सही है। नेक्स्ट आते हैं द ट्री सेड देयर लिव। यहाँ पे जो ट्री है अपना लिव क्या करते हैं? सेड करते हैं। यानी कि ट्री सेड देयर लिव्स, ट्री सेड देयर लिव्स, ठीक, इन द ड्राई सीजन। क्यों करते हैं? टू कंजर्व वाटर। वाटर को कंजर्व करने के लिए ये क्या करते हैं? अपने लिव्स को सेड कर देते हैं। यानी कि ऑप्शन जो डी है, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। सारे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? सही है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? देखो, जब तक चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे, ये जल्दी समझ में नहीं आएगा। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अपना भरपूर पूरा एनर्जी लगा रहे हैं ताकि आप समझ जाए। कोई दिक्कत है? 8 नंबर क्वेश्चन में ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ ट्री कंसिस्ट इंटायरली ऑफ हार्डवुड फाउंड इन ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ट्री है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन है रोजवुड, इबोनी और मोहोगोनी। जो ये है रोजवुड, इबोनी और मोहोगोनी है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये ट्री मिलते हैं। कौन कौन? रोजवुड, इबोनी और मोहोगोनी। नेक्स्ट आते हैं साल, टीक, नीम और शीशम है, ये मिलता है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में। ओक, पाइन, इक्यूलिप्टस आपको कहां पे मिलेगा? तो ओक, पाइन, इक्यूलिप्टस मिलेगा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में ओक, पाइन और इक्यूलिप्टस मिलेगा। और चीर, पाइन और सीडर ये आपको मिलेंगे कोनीफेरस ट्री है, या इसको हम लोग कोनीफेरस ट्री में भी मिलेंगे। नहीं तो ये कहाँ मिल जाएंगे? टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट में मिलेंगे। कहाँ पे? टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट में। तो हमारा स्टेटमेंट किसके लिए था? तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट कौन है? तो साल, टीक, नीम और जो शीशम है ये ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है। यानी कि ऑप्शन जो हमारा बी है ये सही आंसर है। ऑप्शन बी क्या है? सही आंसर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द लंग्स ऑफ द अर्थ रेफर टू विच फॉरेस्ट। किस फॉरेस्ट को हम लोग लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को। और कहां पे है? ब्राजील में है। यानी कि जो अमेजोन रिवर है, अमेजोन फॉरेस्ट है, जो वहां पे एनोकंडा मिलता है, इस फॉरेस्ट को हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है और इसको हम लोग लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ। जैसे कि जो हमारा लंग्स है वो हमारे एयर को प्यूरिफाई करता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, वैसे ही सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अगर कोई हमें देता है तो वह है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम लोग लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। असर्शन दिया है, रीजन दिया है। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट सेड देयर लिव्स इन ड्राई सीजन, सही है। जो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं ये ड्राई सीजन में अपने लिव्स को सेट कर देते हैं, गिरा देते हैं। बहुत सही। क्यों गिराते हैं? इसका रीजन देखते हैं क्या है। दे डू दिस टू कंजर्व वाटर। ये वाटर को कंजर्व करने के लिए और हार्श क्लाइमेट को, हार्श वेदर कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ये अपने लिप्स को सेट कर देते हैं। यानी कि
पहला जो स्टेटमेंट है सही है और उसका रीजन भी सही है, यानी कि जो ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट अपना लिव्स शेड करते हैं। क्यों करते हैं? टू कंजर्व वाटर, टू सर्वाइव इन हार्श क्लाइमेट या हार्श वेदर। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर सेशन है, देयर इज नो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सही है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कोई भी ड्राई सीजन नहीं है। वहां पे सालों भर हर दिन, मान के चलो कि लगभग हर दिन रेनफॉल होता है, इसलिए वहां पे कोई ड्राई सीजन नहीं है। तो एसेप्शन तो सही है। नेक्स्ट आते हैं, दिस फॉरेस्ट आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर। बोल रहा है कि ये जो फॉरेस्ट है इक्वेटर से दूर, इक्वेटर से बहुत दूर एग्जिस्ट करते हैं, बहुत दूर लोकेटेड है। तो नहीं, ये इक्वेटोरियल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, इसीलिए तो इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमारा एसर्शन है सही है, लेकिन आर गलत है। तो 3 नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा। सी होगा वो क्या है? सही आंसर होगा। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, Which specific animal are mentioned in NCERT as found in the tropical evergreen forest of the South America? साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन से एनिमल मिलते हैं? अब बताओ, तुम ही बता दो कि क्या वहां पे स्नो लियोपार्ड मिलेगा? स्नो लियोपार्ड वहां पे मिलेगा? बताओ, स्नो लियोपार्ड मिलेगा? बिसोन ग्रासलैंड में मिलता है, वल्रुस ग्रासलैंड में मिलता है। तो साउथ अफ्रीका में जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जो अमेजोन है, वो एनाकोंडा के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? एनाकोंडा के लिए फेमस है। कोई दिक्कत? तो इसका ऑप्शन बी होगा, ये हमारा सही आंसर होगा। पूरा याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में हमने अभी आपको बता दिया कि ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट जहां भी होता है वहां पे एक डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण वहां के ट्री अपने लिप्स को सेट कर देते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। ये जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट ज़्यादा डेंस नहीं होते हैं। यहाँ पे जो रेनफॉल होता है ये लगभग 25 to 200 सेंटीमीटर के आसपास होता है। जो टेम्परेचर है ये भी लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। दे आर लेस डेंस देन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये सही है, जो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से कम डेंस है। सही है। नेक्स्ट आते हैं, द कॉमन एनिमल इंक्लूड द टाइगर, लायन एंड एलिफेंट। यहाँ पे जो कॉमन एनिमल है टाइगर है, लायन है, एलिफेंट है। सही है। नेक्स्ट आते हैं, दे आर फाउंड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे एग्जिस्ट करने वाला जो वेजिटेशन है वो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है, ना करके ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट कहीं भी मिलेगा तो आपको किसी भी कॉन्टिनेंट के कोस्टल रीजन में नहीं, वो मिलेगा उस कॉन्टिनेंट के बीच में। कहाँ पे? तो बीच में। जैसे देखो इंडिया में ही देखो, इमेजिन करो कि यूपी कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, बिहार कहाँ है। तो यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, जो कोस्टल रीजन से, जो ओशियन से बहुत ही दूर होते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, 3 गलत है, यानी कि जो ए होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ए नंबर ऑप्शन क्या है? सही आंसर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आते हैं, वेयर आर द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट टिपिकली लोकेटेड। अब वो कोई पूछे, कहीं ऑप्शन आ जाए कि क्या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, क्या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में टाइगर मिलेगा? टाइगर मिलेगा? लायन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये फॉरेस्ट बहुत डेंस है और ये जो एनिमल है फास्टेस्ट रनिंग एनिमल है, सबसे तेज दौड़ने वाले एनिमल में से एक है। चीता मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें दौड़ने के लिए स्पेस चाहिए और एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये स्पेस उनके लिए नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। तो इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट में टाइगर, लायन, चीता ये सब नहीं मिलेंगे। कोई दिक्कत है? वहां पे सबसे ज्यादा बर्ड्स मिलेंगे, बर्ड्स, चिड़िया मिलेगी, डिफरेंट टाइप के एनिमल, बंदर मिलेंगे जो ट्री पे रहते हैं। ठीक, वहां पे मिलेंगे क्या कहलाता है, स्नेक्स मिलेंगे जो रेंगते हैं, उनको उड़ने के लिए और तेज दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक ना। अब आते हैं कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है या कहां पे लोकेटेड है। वेयर आर द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट टिपिकली लोकेटेड। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, बात सुनो, टेम्परेट एवरग्रीन एक ट्रॉपिकल रीजन में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये समझ में आता है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए इस रीजन में ये मिल जाएंगे। ध्यान से देखना, ये है हमारा अर्थ, सबको पता है, ये है इक्वेटर,
ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस रीजन में हमें मिलेंगे ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक, अब आगे आते हैं, जब हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाएंगे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। लेकिन कभी भी कहीं भी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट किसी भी कॉन्टिनेंट के या लैंड मास के वेस्टर्न मार्जिन पे नहीं मिलेगा, ईस्टर्न मार्जिन पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा? ईस्टर्न मार्जिन पे मिलेगा। जैसे देखो, ये अमेरिका है, मान के चलो ये क्या है? अमेरिका है। तो अमेरिका में जो एवरग्रीन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये टेम्परेट रीजन में है, यहाँ से कोई ट्रॉपिक क्या कहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी नहीं पास करता है, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल पास करता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा इस अमेरिका के, इस लैंड मास के, इस कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे मिलेगा। अब पूछोगे क्यों? पूछोगे क्यों? तो ध्यान रखो कि इस रीजन से कौन सा वार्म करंट पास करता है? कौन सा वार्म करंट इस रीजन से पास करता है? जब ब्राजील यानी कि इक्वेटर से जब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट पास करता है तो नॉर्थ स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये नॉर्थ स्ट्रीम कैसा करंट है? तो वार्म करंट है। जब वार्म करंट है तो अपने साथ बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके आएगा, और वो मॉइस्चर यहाँ पे क्या करेगा? रेनफॉल के रूप में ड्रॉप करेगा। यानी कि इस रीजन में हमें क्या मिलेंगे? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या मिलेंगे? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब थोड़ा सा रेनफॉल कम करा दो, थोड़ा सा हम लोग इस जंगल के डीप में चले जाते हैं, थोड़ा सा लैंडमास के अंदर चले जाते हैं, तो इस जगह पे हमें मिलेगा टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। क्या मिलेगा? टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। और थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो हमें मिलेगा ग्रासलैंड, और थोड़ा अंदर जाओगे तो हमें मिलेगा, बताओ क्या क्या मिलेगा? हमें वहां पे मिलेगा डेजर्ट्स, हमें मिलेगा डेजर्ट्स। तो अब समझ में आया कि जब भी टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट का बात होगा तो ये मान के चलना, ये टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट उस कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे होगा, ना करके वेस्टर्न मार्जिन पे। जैसे कि यहां देखो, ये है चाइना जापान, चाइना जापान से क्रूसियो जो हमारा करंट है, वार्म करंट है, ये पास करता है, जिसके कारण चाइना के ईस्टर्न मार्जिन पे, चाइना के ईस्टर्न पार्ट में टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। क्या है? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। क्वेश्चन पढ़ो, नियर द इक्वेटर, क्या टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट पहले ही है तो ये टेम्परेट जोन में मिलेगा, टेम्परेट जोन में मिलेगा, तो ये इक्वेटर के नजदीक हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट आते हैं, इन द मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन के मिड लैटिट्यूड में मिलेगा, ये सही है। ठीक, सही है, बाद में पता चलेगा, पहले आगे पढ़ते हैं। पोलर रीजन में मिलेगा, नहीं मिलेगा। बोला है कि वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे मैक्सिमम टाइम तुम्हें कोल्ड ओशियन करंट देखने को मिलेंगे। और जहां पे कोल्ड ओशियन करंट होगा वहीं पे ड्राई सीजन होगा, और जहां पे ड्राई सीजन होगा वहां पे मैक्सिमम टाइप टेम्परेट डेजर्ट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? टेम्परेट डेजर्ट्स मिलेंगे। कोई दिक्कत है? तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी है, ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी क्या है? सही आंसर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट? यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल सही है टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट से रिगार्डिंग? अब बताओ, साल, टीक, नीम कहां मिलता है? तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में। रोज, इबोनी, मोहोगेनी कहां मिलते हैं? तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में। कौन सा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। चीर पाइन कैसा है? तो ये कोनीफेरस ट्री है। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए है, ओक, एस, बीच, ये ऑप्शन सही है। वहां पे कौन सा ट्री मिलेगा? ओक मिलेगा, एस मिलेगा और बीच मिलेगा। कहां पे? तो टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के बारे में आपको स्टेटमेंट दिया है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। बोला है, इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। जो नाम से ही पता चल रहा है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, तो मेडिटेरेनियन रीजन में यहाँ पे ज्यादा मात्रा में होगा। ऐसा नहीं केवल मेडिटेरेनियन रीजन में ही मिलता है, और भी अलग अलग रीजन में, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इंडिया में भी मिलता है, अमेरिका में भी है, कैलिफोर्निया में भी है, अलग अलग रीजन में देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ पे है? तो मेडिटेरेनियन रीजन में है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही। नेक्स्ट बोल रहा है, इट ऑल्सो फाउंड इन कैलिफोर्निया, साउथ वेस्ट अफ्रीका और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। सही है, सही है। नेक्स्ट आता है, इट इज ऑल्सो नोन फॉर साइट्रस फ्रूट कल्टीवेशन। ये साइट्रस फ्रूट कल्टीवेशन के लिए फेमस है, तो सही है। इस रीजन में किसी टाइप के वाइल्ड लाइफ नहीं मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड रीजन है। सबसे ज्यादा हम लोग क्योंकि कल्टीवेशन के लिए और अर्बनाइजेशन के लिए बहुत ही एक्सप्लॉइट किए हैं इस रीजन को। यहाँ पे इसको हम लोग फ्रूट फार्म ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, फ्रूट फार्म ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है।
तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन है हमारा सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाई इज देयर नॉट मच वाइल्ड लाइफ फाउंड। अभी हमने बता दिया कि क्यों वहां पे सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ या कोई भी वाइल्ड लाइफ हमें नहीं मिलता है, तो क्योंकि यहाँ पे द बिकॉज पीपल हैव रिमूव्ड नेचुरल वेजिटेशन, हम लोगों ने वहां के नेचुरल वेजिटेशन को रिमूव किया है, किसके लिए, तो फ्रूट कल्टीवेशन के लिए, वो भी खास करके साइट्रस फ्रूट, अच्छे अच्छे जो टाइप के वाइन मिलते हैं, ठीक ना, अच्छे कैटेगरी के अंगूर अगर वहां से अच्छे कैटेगरी का आता है, ऑरेंज अच्छे कैटेगरी का आता है, जितने भी साइट्रस फ्रूट है वहां से आता है, बहुत ही ज्यादा वहां पे होता है। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट नंबर 19, व्हाई डू प्लांट इन द मेडिटेरेनियन रीजन adapt how do plant in the Mediterranean region adapt to dry summer। अब देखो इस रीजन में रेनफॉल होता है, लेकिन रेनफॉल कब होता है, मेडिटेरेनियन रीजन में रेनफॉल होता है लेकिन कब होता है, समर सीजन में या विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन में यहाँ पे रेनफॉल होता है। और समर सीजन में क्या होता है, ड्राई रहता है, बहुत ज्यादा ड्राई, और विंटर में हार्श कंडीशन। तो यहाँ के अब जो लीव्स हैं ये ड्राई कंडीशन में कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे, तो इनका जो ट्री जो होगा उसका जो ऊपर वाला जो चमड़ी होगा वो बहुत ही मोटा होगा, यानी कि जो ट्री का जो बार्क होगा ये क्या होगा, बहुत ही थिक होगा, और जो लीव होंगे ये वैक्स कोटेड लिप्स होंगे, क्या होंगे, वैक्स कोटेड लिप्स होंगे, जो वाटर ट्रांसपेरेशन में, जब फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर का ट्रांसपेरेशन होता है, इवोपरेशन होता है, उसको रोकने के लिए, यानी कि ऑप्शन जो हमारा बी है ये सही आंसर है। ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, which type of forest is found in the higher latitude in the northern hemisphere। बताना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस टाइप के वेजिटेशन आपको, किस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग टाइगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं, तो आप बताइए यहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे हायर लैटिट्यूड पे, तो हायर लैटिट्यूड या हायर एल्टीट्यूड पे हमें कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे, टेम्परेट रीजन में टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मेडिटेरेनियन रीजन में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इक्वेटर के आसपास, तो जो हमारे कोनीफेरस फॉरेस्ट है वो कहाँ पे मिलेंगे, बताओ कहाँ पे मिलेंगे, तो मिलेंगे टेम्परेट रीजन में, यानी कि मिड लैटिट्यूड वाले रीजन में। अभी हमने आपको बताया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन के बारे में, अब देखो लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, जो इक्वेटोरियल रीजन है, यहां पे देखो वो हटाते हैं, ये देखो ध्यान से देखना, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड और ये है 90 डिग्री लैटिट्यूड, ये पोलर रीजन है, ये इक्वेटोरियल रीजन है। वहां से आएंगे 23.5 डिग्री, यहां पे आएंगे 66.5 डिग्री, फिर वहां पे आएंगे 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से देखना, ये इक्वेटोरियल रीजन है, यहां पे तुमको मिलेगा ट्रॉपिकल डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहां पे टेम्परेट एवरग्रीन टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट इस रीजन में मिलेगा, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट या टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलेंगे, उसको भी हम अभी बताएंगे। नेक्स्ट अभी आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पे कॉनी फॉरेस्ट मिलेंगे, कौन सा, कॉनीफेरस, और ये सबसे बड़ा बायोम है, लार्जेस्ट बायोम ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो कॉनीफेरस फॉरेस्ट है। फिर उसके मिलेगा तुमको टुंड्रा यानी कि छोटे छोटे ग्रास जो हार्श कोल्ड क्लाइमेट में भी जिंदा रह सकते हैं, और यहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, आइस कैप, पोलर रीजन में क्या मिलेगा, आइस कैप। ये है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या है, सही आंसर, कोई दिक्कत है। अब देखो जब हम लोग बात करते हैं, तो जब हम लोग सोचो कि एक लैंड मास है, वहां पे किसी टाइप के कोई माउंटेन्स नहीं है, सेम कैटेगरी के लैंडफॉर्म है, क्या है, सेम कैटेगरी के लैंडफॉर्म है, तो वहां पे किस टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, इस पे देखो, मान लीजिए यहाँ पे एक माउंटेन है, लास्ट में माउंटेन है, ठीक है,
लास्ट में माउंटेन है, ये एक प्लेन एरिया है, बीच में किसी भी टाइप का कोई माउंटेन हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, सेम टाइप के सॉइल मान लो है, और इधर ओशियन है, और ये भी मान लो कि यहाँ पे वार्म करंट है, वार्म करंट है, क्योंकि एक टाइप के इस टाइप के होमोजेनस कंडीशन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो ये जो हम बता रहे हैं, बात बता रहे हैं, ये वेरी कर सकता है प्लेस टू प्लेस, डिफरेंट प्लेस पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इक्वेटोरियल रीजन में है तो वहां पे वार्म करंट ही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल होगा। तो जो कोस्टल रीजन है, वहां का जो कोस्टल रीजन होगा, जो कोस्टल रीजन होगा, वहां पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा बताओ, वहां पे तुमको मिलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हम अभी बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल रीजन का, ध्यान से सुनना, ये बात हो रहा है इक्वेटोरियल रीजन का, ट्रॉपिकल रीजन का। ठीक, जैसे तुम अंदर जाओगे, अंदर जाओगे तो यहां पे तुम्हें मिलेगा ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, डिसिडुअस फॉरेस्ट। थोड़ा सा और अंदर जाओगे तो यहां पे तुम्हें मिलेगा ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट, यहां पे तुम्हें मिलेगा ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। फिर इधर तुम्हें क्या मिलेंगे, थोड़ा सा डेजर्ट्स मिलेगा, क्या मिलेगा, डेजर्ट्स मिलेगा, यहां पे तुम्हें डेजर्ट्स मिलेगा अगर कोई माउंटेन नहीं है तो। अब माउंटेन है तो इसलिए जो विंड आएगा, इधर से विंड आएगा तो यहां पे क्या होगा कि उसको एक बाउंड्री मिलेगा, एक ब्रेकर मिलेगा। तो जो हमारे मॉइस्चर लेडन विंड है, मान लीजिए यहां तक पहुंच गया तो क्या हो जाएंगे, वो ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, मॉइस्चर लेडन विंड ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ग्रासलैंड है, यहाँ पे हो सकता है कि डेजर्ट्स नहीं हो। अगर यहाँ पे माउंटेन नहीं रहेगा तो डेजर्ट्स होने का चांस बनता है, 100% बनता है, अगर इधर कोई माउंटेन नहीं है। अगर यहाँ पे माउंटेन है तो इधर तुम्हें मिलेगा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्या मिलेंगे, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। थोड़ा सा ऊपर जाओगे टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, थोड़ा सा ऊपर जाओगे कॉर्निफोरस फॉरेस्ट, फिर ऊपर जाओगे टुंड्रा फॉरेस्ट, और इधर मिलेगा आइस कैप, इधर मिलेगा आइस कैप। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर उस माउंटेन को हटा देंगे तो ग्रासलैंड के बाद हमें क्या मिलेंगे, डेजर्ट्स मिलेंगे, ग्रासलैंड के बाद क्या मिलेगा, डेजर्ट्स मिलेगा। अगर यहाँ पे ब्रोकर है, विंड को ब्रोक करने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए, या एक बाउंड्री है, तो यहाँ पे विंड ऊपर जाएगा तो यहाँ पे रेनफॉल होने स्टार्ट हो जाएगा, और ऊपर से माउंटेन से रिवर भी तो आएंगे, तो पानी यहाँ पे रहेगा, तो कोई दिक्कत इधर नहीं होगा। बताओ, और जैसे ही माउंटेन के पीछे जाओगे तो विंड आएगा, रेनफॉल इस स्लोप पे इस साइड करेगा, और इस साइड विंड नहीं जाएगा, इस साइड रेनफॉल नहीं होगा, तो इस साइड 100% गारंटी है कि वहां पे डेजर्ट्स मिलेंगे, डेजर्ट्स मिलेंगे। लेकिन ये माउंटेन इस डायरेक्शन में है तो, लेकिन इस डायरेक्शन में रहते तो ऐसा नहीं होता, ठीक ना, क्योंकि ये सीधे इसलिए ऐसा हो रहा है, कोई दिक्कत है। तो ये आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है, हर जगह ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, बताइए। अब जैसे तुम इंडिया के लेके चलो, ये इंडिया है, एक मॉनसून का एक ब्रांच ऐसे आता है, इंटर करता है, इंटर करता है, यहाँ पे तुम्हें अरावली माउंटेन मिलेगा, और यहाँ पे कोई ब्रेकर नहीं है तो विंड सीधे जाता है और हिमालय में जाकर ये जम्मू कश्मीर में बारिश कराता है। एक ब्रांच इधर गया तो इधर मूव किया, दूसरा इधर गया, अरावली बीच में है, इधर रेनफॉल नहीं हुआ, इधर तुम्हें डेजर्ट्स मिल जाएंगे। अब एक दूसरा ब्रांच आता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, अब इधर रेनफॉल होगा। अब जैसे जैसे हम लोग मेन लैंड में इंटर करेंगे, बंगाल जाएगा, झारखंड जाएगा, बिहार जाएगा, यूपी जाएगा, तो रेनफॉल कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। अगर मान लिया यहाँ पे पहुंच भी गया तो अरावली माउंटेन है, अरावली रेंज है, जो इस विंड को क्या कर देगा, ब्रोक कर देगा। तो राजस्थान के अरावली में इस पार्ट में क्या होंगे, वे रेनफॉल होंगे, उस पार्ट में रेनफॉल नहीं होंगे, तो वहां पे डेजर्ट्स देखने को मिलता है। तो आइडियल कंडीशन में ये एग्जिस्ट कर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला है दे आर फाउंड इन हायर लैटिट्यूड, सही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो या साउदर्न हेमिस्फीयर के हायर लैटिट्यूड पे ये क्या होंगे, कॉनिफेरस देखने को मिलते हैं, या हायर एल्टीट्यूड पे मिलते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आते हैं, द वुड फॉर्म इज फॉरेस्ट। ठीक, इस फॉरेस्ट से हम लोग किस टाइप के वुड हमें मिलता है, तो सॉफ्टवुड मिलता है, जिसमें हम लोग पल्प या न्यूज प्रिंट बनाने में हमें यूज करते हैं। मैच बॉक्स है, पैकिंग बॉक्स है, उसको भी हम लोग यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी है वो हमारा सही आंसर है। जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है सबसे बड़ा बायोम है, सबसे बड़ा बायोम है।
और इस यहाँ पे जो वुड मिलते हैं वो सॉफ्ट वुड होते हैं, जिसका यूज हम लोग मैच बॉक्स, पैकिंग बॉक्स, पल्प मेकिंग और न्यूज प्रिंट में हम लोग यूज करते हैं। इसलिए हमारा तीनों ऑप्शन जो है, तीनों स्टेटमेंट है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में यहाँ पे तुम्हें स्टेटमेंट दिया है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बताओ कहाँ पे मिलेगा, तो इक्वेटर के आसपास, इधर साइड ऑफ द इक्वेटर हमें देखने को मिल जाते हैं। अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट के बाद डिसिडुअस फॉरेस्ट, डिसिडुअस फॉरेस्ट के बाद ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के बाद डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे अगर इधर कुछ नहीं है तो, क्योंकि जो हमारा ईस्टर्न ब्रांच है, ईस्टर्न एरिया में या वेस्टर्न एरिया में जहां से वार्म ओशियन करंट होता है, तो इधर से इक्वेटोरियल रीजन में रेनफॉल होगा, धीरे धीरे ये रेनफॉल घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा, तो यहाँ पे उसके अनुसार डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो जो फॉरेस्ट है वो बताओ कॉन्टिनेंट के बीच में मिलेंगे, ना करके वो कोस्टल रीजन में नहीं मिलेंगे। तो इक्वेटर के कोई भी एक साइड में, ईस्टर्न साइड या वेस्टर्न साइड में ये मिल सकते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट सही है, 1 नंबर स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट है, द ग्रास हियर इज वेरी शॉर्ट एंड स्पेस। लेकिन जो ट्रॉपिकल एरिया में, जो इक्वेटोरियल रीजन में या ट्रॉपिकल रीजन में जो ग्रासलैंड है उसको सवाना ग्रासलैंड बोलते हैं, और यहाँ पे रेनफॉल होता है, रेनफॉल होता है यहाँ पे, बात समझे, यहाँ पे रेनफॉल होता है। तो यहाँ पे जो ग्रासेज मिलेंगे ये बड़े बड़े मिलेंगे, और बड़े बड़े जब ग्रासेज मिलेंगे तो जिराफ दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, तो जिराफ भी इसी रीजन में तुम्हें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो ग्रास होता है वो छोटा नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है। सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। तो जो अफ्रीका में सवाना ग्रासलैंड है ये किस टाइप का है, तो इक्वेटोरियल ग्रासलैंड है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है 1 और 3 ये हमारा सही आंसर है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत बताओ। अभी देखो हमने आपको बताया कि जो 2 टाइप के ग्रासलैंड है, एक टेम्परेट ग्रासलैंड जैसे कि स्टेपीज हो गया, एक सवाना ग्रासलैंड जो अफ्रीका में है, ये इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन में कैसे मिलते हैं, थोड़ा सा एक बार फिर से ध्यान से इस मैप को देखना, इस फिगर को देखना ध्यान से। यहां से ये इक्वेटोरियल, मान लिया ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है। ये एकदम प्लेन होमोजीनियस रीजन है, आइडियल कंडीशन है। यहाँ पे मान लीजिए इधर इस रीजन से वार्म करंट पास करता है, और भी जो विंड का डायरेक्शन भी है इसी लैंडमास के डायरेक्शन में, इसी लैटिट्यूड के डायरेक्शन में है। तो इस रीजन में हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे कॉन्टिनेंट के कोस्टल रीजन में, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद जैसे ही तुम अंदर जाओगे, क्योंकि इस रीजन में रेनफॉल ज्यादा होगा, यहाँ पे रेनफॉल कम होगा, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, रेनफॉल और आगे जाएंगे तो और कम होगा, तो यहाँ पे जब तुम आओगे तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलेगा तुमको। तो रेनफॉल होगा यहाँ पे, लेकिन 70 सेंटीमीटर से कम होगा। अब जब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे हमें बसेज मिलेंगे, छोटे छोटे पेड़ मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे पेड़, यानी कि यहाँ पे अब ट्री का साइज धीरे धीरे क्या होता जाएगा, छोटा होते जाएगा। ग्रास मिलेंगे जो डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, और इधर केवल सैंड मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो ओशियन से उसका जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे हम लोग हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस चीज़ का, तो वेजिटेशन का। कोई दिक्कत है, वैसे ही होता है किसमें, टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन में तुमको पहले मिलेगा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, कहाँ पे, ईस्टर्न मार्जिन पे, कहाँ पे, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट ग्रासलैंड, फिर टेम्परेट डेजर्ट्स। ये लेकिन आइडियल कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, सभी कंडीशन में नहीं, आइडियल कंडीशन, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आइडियल कंडीशन में ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। क्योंकि अब सोचो कि ये हिमालय, यहाँ पे हम लोग इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। अब यहाँ से थोड़ा सा दूर हटे, यहाँ पे एक बड़ा सा माउंटेन है, क्या है, बड़ा सा माउंटेन है। अब जो विंड आएगा मॉइस्चर लेकर के ओशियन से, ये क्या कर देगा, माउंटेन उसको ब्लॉक कर देगा। तो जितने भी रेनफॉल होंगे इसी साइड हो जाएंगे, इस साइड रेनफॉल होगा ही नहीं। जब इस साइड रेनफॉल नहीं होगा तो यहाँ पे तुमको ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ग्रासलैंड मिलेगा, नहीं तो डेजर्ट्स मिलेगा, डेजर्ट्स ही मिलेगा, डेजर्ट्स ही मिलेगा। बात समझे, इंडिया में ही देखो ना, इंडिया में देखो, ये है हमारा वेस्टर्न घाट, यहाँ पे कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है। वेस्टर्न घाट के इस साइड तुम्हें मिलेगा एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे तुम्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और जैसे ही इस वेस्टर्न घाट के इस साइड जाएंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के विदर्भा रीजन के बारे में सुनो, जाओ, पानी का कमी रहता है। क्यों रहता है पानी का कमी,
क्योंकि ये जो माउंटेन है कंटिन्यूअस रेंज है, विंड को उधर क्रॉस करने ही नहीं देता है, वहां पे ग्रासेज मिलेंगे। बात समझे? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 23 नंबर। Which of the following is a characteristic of temperate grassland? Temperate grassland क्या बोल रहा है? They are found in the interior part of the continent in mid latitudinal zone। सही है, सही ऑप्शन है। अभी हमने आपको बताया सबसे पहले कॉन्टिनेंट के, वो भी खास करके ईस्टर्न मार्जिन पे सबसे पहले क्या मिलेगा? मिड लैटिट्यूड पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, फिर मिलेगा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो कहाँ मिलेगा? टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेगा, तो इंटीरियर के कॉन्टिनेंट में मिलेगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। बोल रहा है ग्रास इज टॉल, ग्रास बहुत बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े ग्रास कहाँ पे होते हैं? सवाना ग्रासलैंड में होते हैं। गलत है। बोल रहा है दे आर फाउंड नियर द इक्वेटर, टेम्परेट का पहले ही टेम्परेट ग्रासलैंड का बात कर रहे हैं, तो ये इक्वेटर के नजदीक कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। एलिफेंट जिराफ है, तो जिराफ सवाना ग्रासलैंड में मिलता है। इस ग्रासलैंड में यहाँ पे ग्रास छोटे छोटे होते हैं, तो किसी भी एनिमल को अपना बॉडी इतना ऊंचा करने का क्या फायदा है? बताओ, कोई फायदा है? नहीं है। उसको ऐसे मुड़ी करने से नीचे ही मिल जाएगा, तो ऊपर उसको करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे सवाना ग्रासलैंड में ग्रास बहुत बड़े बड़े होते हैं और यहाँ पे ग्रास बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन ये बताओ, हस्बेंड्री के लिए ये जो ग्रासलैंड है बहुत फेमस है, एनिमल हस्बेंड्री में बहुत ही फेमस है, डेयरी फार्मिंग में बहुत ही फेमस ये रीजन है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है, वो क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, बताना है विच कॉन्टिनेंट है जो सवाना ग्रासलैंड? अफ्रीका। सवाना ग्रासलैंड कहाँ पे है? अफ्रीका में। सवाना ग्रासलैंड कहाँ पे है? अफ्रीका में। नेक्स्ट आते हैं, विल्ड। विल्ड एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये कहाँ मिलता है? तो साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में विल्ड ग्रासलैंड मिलता है। साउथ अफ्रीका में विल्ड ग्रासलैंड मिलता है, जो एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेनोस ग्रासलैंड। तो लेनोस ग्रासलैंड है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। कैसा ग्रासलैंड है? टेम्परेट ग्रासलैंड है। कहाँ पे मिलता है? सॉरी, टेम्परेट नहीं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। जो लेनोस ग्रासलैंड है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, तो ऑप्शन ए गलत है। और ये कहाँ मिलता है? तो वेनेजुएला में मिलता है। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। तो ऑप्शन टू हमारा यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर। यहाँ पे तुम्हें मैच करना है, बताना है। तो पहला ऑप्शन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा? रोजवुड, इबोनी, मोहोगोनी, यानी कि 1 2 3 4। तो 1 का ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में क्या मिलेगा? तो नीम। देखो नीम कहाँ है? नीम, साल, टीक और नीम, तो हमारा बी का 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या मिलेगा? इक्यूलिप्टस मिलेगा, ओक, पाइन और इक्यूलिप्टस, यानी कि सी का हो जाएगा 1। और कॉनिफेरस, चीर, पाइन और इतना, यानी कि डी का हो जाएगा 3। तो देखो 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एनिमल्स इन द पोलर रीजन। पोलर रीजन में जो एनिमल है उससे रिगार्डिंग यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है। बोल रहा है कि इसका स्किन थीन होता है, नहीं, इसके स्किन में बहुत ज्यादा फैट स्टोर होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट बोला है थिक फर, सही है। थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन कोल्ड, यानी कि ऑप्शन बी है, वो हमारा सही आंसर है। थिक फर होता है, थिक स्किन होता है, ताकि अपने आप को कोल्ड से क्या करे? बचा सके। ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, वेयर इज द टुंड्रा फॉरेस्ट फाउंड। टुंड्रा फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा? यूरोप में, एशिया में, या नॉर्थ अमेरिका में, या ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट रीजन में, कोस्टल रीजन में? तो टेम्परेट रीजन में। टुंड्रा ग्रासलैंड कहाँ मिलेंगे? हाई एल्टीट्यूड पे, यानी कि माउंटेन के ऊपर। और यहाँ पे कहाँ मिलेगा? जब लैटिट्यूड का बात करेंगे तो टेम्परेट जोन में मिलेंगे, टेम्परेट एरिया में मिलेंगे। बोला थ्रोनी बसेज आर फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट। थ्रोनी बसेज यानी कि कटीला जो पेड़ होते हैं, कांट वाले जो घास होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, वो कहाँ मिलेंगे? तो ड्राई क्लाइमेट में मिलेंगे, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स में मिलेंगे, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स में मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी है वो सही आंसर। कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत है? तो चलिए देखो, सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि जो पीछे हम लोगों ने वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी का, उसको जाइए देख लीजिए। और प्रत्येक चैप्टर को हम लोगों ने 2 पार्ट में कवर किया है। पहले पार्ट में हम लोग कंसेप्ट पे डिस्कस किए हैं और फिर हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सोल्व किए हैं। उसके बाद तुम एक बार कर लो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।